नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग पशु आहार के बारे में पढ़ रहे थे। सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। सभी लोग जितने भी 12वीं के छात्र हैं जो कि अगले वर्ष अपने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्लासेस बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और मेरे साथ पेन और कॉपी अपने नोट्स में उठा लीजिए और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते जाइए और उसको समझते जाइए। हम लोग जो है वो, आपको पता है, कई सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। हम लोग जो है वो पशु आहार, एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो पिछले क्लासेस यानी कि प्रीवियस क्लासेस से ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में चला रहे हैं, ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। इंग्लिश मीडियम वालों की कई सारी कंप्लेन थी या फिर उनके सजेशन थे कि सर, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए तो आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो काफ़ी परेशान हैं, हम लोगों को ऑनलाइन कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक नई मुहिम चलाई है कि अब हम लोग जो है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे 12वीं के विद्यार्थी, मेरे दोस्त हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग जो है वो आगे की चर्चाएँ करते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और मैं बात बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट है कि जो भी विद्यार्थी कृषि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है या फिर एग्रीकल्चर में अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, तो वह हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, उस नाम की हमारी कोचिंग है, भोपाल में स्थित है। जो भी विद्यार्थी भोपाल के पास में रहते हैं वो आकर के हमसे संपर्क करिए। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और आपकी हर दुविधा को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999376926। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अपनी जो भी दुविधा है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बता सकते हैं। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हमारे कोचिंग में समस्त प्रकार की कृषि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं, जैसे कि पीएटी, आईसीएआर, बीएचयू, ठीक है, और भी इंडिया लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती है उनकी सब की तैयारी करवाई जाती है। और हमारा जो संस्था है वो सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर का संस्था है। आपको यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। यहाँ पर से कई सारे बच्चे सिलेक्ट होकर गए हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग जो है वो संपर्क करके आप अपना जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ये इस क्वेश्चन पे छोड़ा था, आइडियल राशन क्या होता है, आदर्श राशन क्या होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसकी हम लोगों ने कई सारी खूबियाँ देखी थी, क्वालिटीज़ देखी थी। ठीक है, तो अब हमारा जो काम है वो आगे बढ़ने का है। आगे हम लोग जो है वो ध्यान देंगे अगले प्रश्न पे। चलिए, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपको जो है वो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आपको जो है वो स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 3 फंक्शंस ऑफ फैट इन एनिमल बॉडी। पशु शरीर में वसा के 3 कार्य लिखिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हमारे जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं या फिर पशु जो भोजन ग्रहण करता है उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। उसमें 3 जो मुख्य प्रकार के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हमारे शरीर को या पशु के शरीर को मुख्य रूप से इन्हीं कंपोनेंट या इन्हीं अवयव की वजह से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हम लोग जो है, हमारे शरीर में फैट की क्या आवश्यकता है, हमको फैट की क्या ज़रूरत है, या पशु शरीर को फैट यानी कि वसा की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हमको लिखना है सबसे पहले तो हमको फैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फैट के बारे में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जानकारी लिखनी पड़ेगी। क्या होती जानकारी, फैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईथर एक्सट्रैक्ट, यानी कि वसा को ईथर निष्कर्ष भी कहते हैं। फैट को ईथर एक्सट्रैक्ट यानी कि ईथर निष्कर्ष भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फैट होता है, जो वसा होती है, उसको निकालने के लिए उसको ईथर में घोला जाता है। ईथर, ईथर आपको पता है एक कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ईथर, ठीक है, आपने सुना होगा कभी न कभी ईथर। तो उसमें क्या होता है, फैट यानी कि वसा घुलनशील होती है, ठीक है। अगर घुलनशील हो गई तो यहाँ से हम लोग फैट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसीलिए फैट को ईथर एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, यानी कि ईथर से हम फैट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ईथर से हम वसा को निकाल सकते हैं, उसको निष्कर्षण कर सकते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एडल्ट एनिमल्स हैव अबाउट 20% फैट इन देयर बॉडी, यानी कि प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग 20% चिकनाई होती है। वसा को एक और हिंदी में नाम कहते हैं चिकनाई, क्या कह देते हैं, चिकनाई। तो ये जो हमारा प्रौढ़ पशु है, यानी कि प्रौढ़ का मतलब होता है एडल्ट एनिमल, जो एडल्ट यानी कि जवान जो पशु है, प्रौढ़ जो पशु है, उसके शरीर में एडल्ट एनिमल के शरीर में कितने परसेंट, 20% फैट पाया जाता है। इसको हमको एज इट इज़ याद करना है, इसको एज इट इज़ याद करना है कि प्रौढ़ पशुओं में कितने परसेंट वसा या चिकनाई होती है, 20%। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति में भी पूछ सकता है, कई प्रकार के सवाल इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। जोड़ी मिलाई हम पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, सही गलत में पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अगला क्या पॉइंट है, फैट इज फाउंड इन फॉडर, ग्रेन्स एंड ऑयल केक, ठीक है। वसा चारे, दाने व खलियों में पाई जाती है, ठीक है, सही बात है। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो भी खाना ग्रहण करते हैं या फिर पशु जो भी खाना ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। तो ये फैट किस में हो सकता है, या तो चारे में, ठीक है, या तो दाने में, ठीक है, चारे में हो सकता है, दाने में हो सकता है, और कई प्रकार की खलियां भी हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें भी फैट होता है या हो सकता है, ठीक है। अलग अलग खलियों में, अलग अलग दानों में, अलग अलग चारों में अलग अलग मात्रा में वसा पाई जाती है। कभी समय मिलेगा तो हम उस पर भी बात करेंगे कि अलग अलग दाने और चारों में फैट परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे पास काफ़ी कम समय है, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो भी बच्चे 12वीं के हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपसे आखिरी तक जुड़े रहेंगे। जब तक आप पेपर दे के आ नहीं जाते तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, एक रात पहले तक भी आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, पूरा का पूरा देखना है, इसको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो वसा पाई जाती है फॉडर, ग्रेन और ऑयल केक में। इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पशु शरीर में, मान के चलिए कि पशु ने भोजन खाया, ठीक है, पशु ने क्या खाया, भोजन। अब देखिए होता क्या है कि जब भोजन पचता है तो उसके शरीर में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे या फिर उसको क्या क्या फायदा होगा, उसको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, उसको मिलेगा प्रोटीन और उसको मिलेगा फैट, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और फैट यानी कि वसा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो प्रोटीन और फैट होता है ना, प्रोटीन और फैट जो ऊर्जा मिलती है, इनसे ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और फैट की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग अंगों में जाके संचित हो जाती है, अलग अलग ऑर्गन में जाके संचित हो जाती है। लेकिन सबसे पहले अगर मान के चलिए पशु कोई काम कर रहा है, अगर कोई पशु काम कर रहा है तो सबसे पहले ऊर्जा देने कौन आएगा, ये कार्बोहाइड्रेट आएगा। कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। मान के चलिए कि पशु ने खाना खा लिया, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और इन सबसे क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। तो जो पशु, मान के चलिए उसने फिर खाना खाने के बाद काम किया, तो सबसे पहले उस काम के लिए एनर्जी पहुंचाने कौन पहुंचेगा,
एनर्जी देने के लिए कौन पहुंचेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट से जितनी भी एनर्जी थी वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में ये जो फैट होता है, ये जो वसा होती है, इससे एनर्जी मिलती है पशु को काम करने के लिए। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी खत्म हो जाती है तो फैट, जो फैट शरीर में अलग अलग हिस्सों में जाकर के जम गया है, उससे धीरे धीरे एनर्जी निकलती है और वो पशु के शरीर को काम करने में मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा जो है वो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। चलिए अगला क्या लिखा है? इट प्रोवाइड्स 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट से 2.25 गुना, 2.25 को हम लोग कह सकते हैं 2.25 गुना अधिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो फैट होता है, फैट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना एनर्जी होती है? 2.25 गुना, यानी कि 2.25 गुना। मैं पिछली क्लासेस में आपको एक बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था कि किस अवयव से, किस कंपोनेंट से कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस अवयव से, यानी कि किस कंपोनेंट से कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट से 2.25 गुना अधिक शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन के तौर पे क्या समझा कि फैट यानी कि वसा को क्या कहते हैं? ईथर एक्सट्रैक्ट या ईथर निष्कर्ष कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पशु शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है? 20%। ठीक है, बॉडी, एनिमल बॉडी में इसकी मात्रा कितनी होती है? 20% होती है। अगला क्या है कि फैट कई प्रकार के खानों में पाया जाता है, जैसे कि चारा, दाना और खलियां, यानी कि केक में भी पाया जाता है। और क्या है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस हुई, यानी कि वो नहीं हुआ, तो एनर्जी कौन देने पहुंचेगा? फैट। फैट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना अधिक एनर्जी होती है? तो 2.25 गुना, 2.25 गुना अधिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से इसको आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए पढ़ लिया सभी लोग। अपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में आप इंटरेक्ट होते रहिए। मैं जो भी आपको पूछ रहा हूं तो आप उसको डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ अगर इंटरेक्ट होंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आप लोग जो है वो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे क्लासेस को, वरना क्लासेस बोरिंग हो जाएगी। अगर मेरे साथ साथ आप लोग जवाब नहीं देंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात थी कि कई सारे विद्यार्थियों का मतलब ये कहना है, ये सुझाव है कि सर आप क्लासेस लाइव लीजिए। लाइव का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ आप देख भी रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा कि मेरा आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। कुछ भी मुझे पूछना है तो मैं आपसे पूछ लूँगा ऑन द स्पॉट और आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हमको कम से कम 10, 15, 20 बच्चे मिलेंगे और जो कि इंटरेस्टेड हो इस क्लास को लेने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो लिंक के नीचे कमेंट करके आप लोग अपना जवाब दीजिए कि सर हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस लीजिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग इस काम को भी करेंगे, वरना रिकॉर्डेड चल ही रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो था हमारा, उसी क्वेश्चन में पूछा था कि वसा के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ फैट, वसा के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ फैट क्या क्या कार्य है। देखिए सबसे पहला है
फैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फैट टू द एनिमल। वसा पशु को शक्ति व चर्बी प्रदान करती है। सही बात है। अभी हम लोगों ने देखा कि वसा जो है वो क्या कर रही है, पशु को एनर्जी, शक्ति का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, या शक्ति का मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी, इसको हिंदी में और अच्छा शब्द है ऊर्जा। एनर्जी हिंदी में और अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पशु शरीर में वसा क्या करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। कितना करता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25। ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आप सभी बच्चों को, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताना है कि वसा से पशु शरीर को कितनी एनर्जी मिलती है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 1 ग्राम फैट यानी कि वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, मैं बताया था कितनी ऊर्जा। सभी लोग बताएंगे कि 1 ग्राम फैट या वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है। सभी लोग टाइप करके बताएंगे। चलिए, सभी लोग बताएंगे। याद करिए पुरानी क्लासेस कि उसमें मैंने आपको कितना बताया था। मैंने आपको पूरा बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से अलग अलग मात्रा में एनर्जी मिलती है। सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो मैं बता देता हूं कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये मिलती है 9.3 कैलोरी। कितनी मिलती है, 9.3 कैलोरी। ठीक है। चलिए, अगला क्या है, एंड प्रोवाइड चर्बी। चर्बी मतलब क्या होता है, देखिए चर्बी का मतलब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि फैट जो होता है वो स्टोर हो जाता है। तो स्टोर कहाँ होता है, हमारे शरीर के मसल्स वाले भागों में। मसल्स यानी क्या होता है, मांसपेशियों वाले भागों में। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं वो अधिक खाना तो खाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। काम नहीं करने के कारण क्या है, वो खाना तो खा रहे हैं, बार बार कार्बोहाइड्रेट, बार बार प्रोटीन, बार बार फैट पहुंच रहा है। तो ये जो अतिरिक्त फैट होता है ना, ये मांसपेशियों के नीचे जाके जम जाता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके देखा होगा ये हाथ फूल जाते हैं, पेट फूल जाता है, क्योंकि पेट पे भी चर्बी जम जाती है। ये हाथ फूल जाएगा, पैर, ये मुंह, ये सब जितने भी चीज़ें क्या हो जाती है, फूल जाती है, वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, वो उसको कहते हैं हम लोग चर्बी। और ये आपने एक कहावत भी सुनी होगी, कहते हैं ना कि बहुत चर्बी चढ़ गई है ना। ये कहावत आप लोगों ने आमतौर पर सुनी होगी कि बहुत चर्बी चढ़ गई है या बहुत चर्बी आ गई है। तो वही कहते हैं, चर्बी आने का मतलब ही होता है कि जितना खा रहा है उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो फैट जो है वो जाके स्टोर हो रहा है। इसी को कहते हैं चर्बी आना या चर्बी चढ़ना। पहला क्लियर हो गया। चलिए, आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है फैट प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड टू द बॉडी। वसा शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करती है। देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर में या पशु के शरीर में जितनी भी प्रोसेस चलती है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है वसीय अम्ल या अमीनो अम्ल। इसको कहते हैं अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड या वसीय अम्लों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अमीनो अम्ल है, ये जो वसीय अम्ल है, ये प्रोवाइड कौन करता है, ये फैट करता है। ये फैट क्या करता है, एसेंशियल फैटी एसिड का निर्माण करता है, जो कि शरीर में पाचन के समय अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग में आता है। ठीक है, तो ये फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण कौन करता है, फैट, या प्रदान कौन करता है, तो फैट। याद करेंगे, पहला क्या है, ये ऊर्जा देता है और चर्बी बनाता है। दूसरा, आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है। अगला पॉइंट, फैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी से रक्षा करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, फैट का ये गुणधर्म होता है कि मान के चलिए कि अगर, देखिए फैट का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओ। फैट का मतलब कि पशु शरीर में या हमारे शरीर में एक मिनिमम फैट तो होना ही चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो फैट क्या करता है, वसा क्या करता है, उसका गुणधर्म होता है कि वो पशु शरीर को कोल्ड यानी कि ठंडी से और गर्मी, अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक गर्मी से रक्षा करता है। अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक गर्मी से रक्षा करता है कौन, फैट। ठीक है, चलिए। वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी से रक्षा करता है। ठीक है, जब भी कभी अत्यधिक गर्मी पड़ेगी या फिर अत्यधिक सर्दी पड़ेगी तो ये फैट सबसे पहले पहुंचता है कि हमारा काम है इनसे लड़ने का। वो क्या करता है, शरीर को इन सभी तत्वों से रक्षा करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं वसा के या फिर फैट के, जो कि आपको याद करना है। ठीक है, जैसे कि मैं हट रहा हूँ थोड़ा, आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। अगर कोई छात्र लिख रहा है तो लिख लीजिए, समझिए तब तक जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन द डाइट ऑफ डेयरी एनिमल। दुधारू पशु के आहार में खनिज लवणों के 3 महत्व लिखिए। ठीक है, अब ये खनिज लवण क्या होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हमको जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं या फिर पशु जब भी भोजन ग्रहण करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे अवयव पहुँचते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर और मिनरल भी पहुँचते हैं। ठीक है, ये मिनरल का मतलब होता है खनिज लवण। ये खनिज लवण कई प्रकार के हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अलग अलग प्रकार के तत्व भी हो सकते हैं, कई प्रकार के खनिज लवण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो खनिज लवण है ये हमारे शरीर या फिर पशु शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं उसमें हिस्सेदारी रखते हैं, यानी कि उसमें। चलिए, तो ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, ये जो खनिज लवण हैं, ये अलग अलग प्रोसेस में अपनी अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है, अगर इनकी पशु शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो गई तो पशु को बीमारियां भी हो सकती है, पशु बीमार भी पड़ सकता है, और अगर ज़्यादा हो गई तो पशु मर भी सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है खनिज लवण की। एनिमल रिक्वायर वेरियस मिनरल फॉर प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। पशुओं को उत्पादन एवं जीवन निर्वाह हेतु विभिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। ऑल्दो दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज दे आर स्टिल वेरी एसेंशियल। यद्यपि इनकी कम मात्रा में ज़रूरत रहती है फिर भी ये बहुत अनिवार्य है। यानी कि देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो हम लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन हम लोग नमक थोड़ा सा ही खाते हैं, स्वाद भर या चुटकी भर या जितनी आवश्यकता उतना ही। ऐसा कभी करते हैं कि जितनी रोटी जितनी सब्जी खाई उतना ही हम लोगों ने नमक भी खा लिया हो, क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड। नमक किसका मिश्रण है, सोडियम का और क्लोराइड का मिश्रण है। तो नमक को हम लोग ज़्यादा नहीं खा सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत
कम आवश्यकता होती है, इनकी बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है। लेकिन ये ज़रूरी तो है, अगर आप लोग नमक नहीं खाओगे तो आपके शरीर में सोडियम और क्लोराइड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड अगर आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा तो वो अलग अलग रोगों के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया, दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज बट दे आर स्टिल वेरी इसेंशियल, मतलब कि इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। चलिए, दिस इंक्लूड्स, मतलब कि मिनरल में कौन आ जाएगा, मिनरल सॉल्ट्स में सॉल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, आयरन। ठीक है, हिंदी में बोले तो नमक, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, आयरन आदि। ठीक है, ये इतने प्रकार के जो मिनरल सॉल्ट्स हैं, मिनरल हैं, खनिज लवण हैं, इनकी आवश्यकताएं अलग 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 मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन जरूरी मात्रा में पशु को आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको नमक का एग्जांपल दिया था, देखिए नमक आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कि दुधारू पशु के आहार में खनिज लवण के 3 महत्व लिखिए। सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि खनिज लवण होते क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, कितनी मात्रा में पड़ती है, और खनिज लवण है कौन कौन से। ठीक है, कौन कौन से खनिज लवण है, तो आपने समझ लिया होगा। जल्दी से देख लीजिए स्लाइड को, जल्दी से स्लाइड को देख लीजिए। हाँ, अगर कोई विद्यार्थी है जिनको कि ये नोट्स चाहिए, जिनको अगर ये नोट्स चाहिए तो वो अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर जो है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम आपको ये नोट्स भी भेज देंगे। ठीक है, हालांकि ये नोट्स काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ऐसे किसी को मिलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए ये बलिदान भी देने को तैयार हैं कि अगर हमारा कोई विद्यार्थी चाहता है कि हमें नोट्स भी मिल जाए साथ में, तो हम ये नोट्स भी आपको देने को तैयार हैं। ठीक है, जिसको भी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप इसको हमको पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके एनिमल बॉडी में क्या क्या काम है। देयर फंक्शंस इन एनिमल बॉडी आर एज फॉलोस, पशु शरीर में इनके निम्नलिखित कार्य हैं। पशु शरीर में इनके निम्नलिखित कार्य हैं। ठीक है, हम लोग अब कार्य देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य इसके हैं। सबसे पहला क्या है, मिल्क प्रोडक्शन रिप्लेसेस द मिनरल लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, मिल्क कंटेन्स 1% मिनरल। ठीक है, हिंदी में लिखा है दुग्ध उत्पादन में शरीर से निकले खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं, दुग्ध में 1% खनिज होते हैं। देखिए होता क्या है कि जो दुधारू पशु है ना, यहाँ पर दुधारू पशु की बात चल रही है। जो दुधारू पशु होते हैं वो आपको पता है क्या देते हैं, दूध देते हैं। क्या देते हैं, दूध। तो दूध में बहुत सारे जो अवयव होते हैं, मान के चलिए कि प्रोटीन होता है, ठीक है, वसा होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती है, और उसमें ही होता है खनिज लवण या मिनरल। तो पानी होता है दूध में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, पानी होता है। ठीक है, इसी प्रकार की जो चीज़ें होती है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खनिज लवण, मिनरल। तो दूध में ऐसा माना जाता है कि 1% मिनरल होते हैं। ठीक है, तो अगर दूध में 1% मिनरल होते हैं, यानी कि शरीर से ही जाएंगे, पशु के शरीर से ही तो मिनरल न्यूट्रिएंट दूध में जाएंगे। तो ये जो 1% मिनरल न्यूट्रिएंट है, जब पशु के शरीर से जाएंगे तो पशु के शरीर में इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब इनकी कमी हो जाएगी तो इसकी भरपाई करने के लिए हमको मिनरल न्यूट्रिएंट या खनिज लवण देना चाहिए, ताकि पशु शरीर में भी इनकी मात्रा बनी रहे, और जो दूध दे रहा है उसमें भी खनिज लवणों में भी ये इन मिनरल की मात्रा बनी रहने देना चाहिए, बने रहे। ठीक है, चलिए
तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पशु जो दूध देते हैं उसमें से 1% मिनरल हमेशा लॉस हो जाता है। तो उस 1% की पूर्ति करने के लिए और पशु शरीर में मिनरल न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने के लिए भी हमको पशु के आहार में मिनरल न्यूट्रिएंट या खनिज लवणों को सम्मिलित करना चाहिए। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अगला पॉइंट क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ, हॉर्न, हूफ्स एक्सेट्रा इन यंग एनिमल। युवा पशुओं को हड्डी, दांत, सींग, खुर आदि अंग बनाने में यह बहुत आवश्यक है। ठीक है भाई, देखिए होता क्या है ना, मिनरल जो होते हैं ना वो कई प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, मिनरल जो हैं वो कई प्रकार के काम करते हैं और इन कार्यों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मिनरल जो है हड्डी निर्माण में सहायक करते हैं। ठीक है, हड्डियों के निर्माण करने में मिनरल का काम होता है। दांत पशु के अगर दांत विकसित होने वाले हैं तो उनको मिनरल न्यूट्रिएंट ज़्यादा खिलाना चाहिए। पशु के सींग अगर डेवलप हो रहे हैं तो उस समय हमको मिनरल खिलाना चाहिए। खुर अगर डेवलप हो रहे हैं तो खुर डेवलप होने के लिए हमको मिनरल न्यूट्रिएंट देना चाहिए। आदि अंग बनाने में यह बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर युवा पशु ही क्यों लिखा है? एनिमल, यंग एनिमल, क्योंकि जब पशु युवा हो रहा है तभी इन चीज़ों का परिवर्तन आ रहा है, तभी उसकी हड्डियाँ भी बढ़ेगी, उसके दांत भी बढ़ेंगे, उसके सींग भी बढ़ेंगे, उसके खुर भी बढ़ेंगे। अब छोटे से बछड़े में ये चीज़ डेवलप जल्दी नहीं होती है। जो बूढ़ा पशु हो गया है, मैच्योर एनिमल हो गया है, उसमें तो पहले से ही सब चीज़ें हैं। लेकिन जो यंग एनिमल है जो अभी अभी वृद्धि कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे मिनरल न्यूट्रिएंट बोन, टीथ, हॉर्न और हूफ्स एक्सेट्रा आदि बनाने के लिए जरूरी होते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? दे मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये शरीर के द्रवों का परासरण दाब उचित मात्रा में बनाए रखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा शरीर हो गया या पशु का शरीर हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है? ऑर्गन है। पशु शरीर के अंदर क्या है? ऑर्गन है, अंग है। मान के चलिए किडनी, क्या है? किडनी। एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, मान के चलिए किडनी है या कोई सा भी अंग हो गया, मैं किडनी ले रहा हूँ। किडनी है। अब किडनी जो है वो एकदम से ऐसे प्रकट नहीं हो गई है। किडनी एकदम से प्रकट नहीं हो गई है। किडनी जो है वो किससे बनी है? कोशिकाओं का एक समूह है। कोशिकाओं का क्या है? एक समूह है। सेल, जब बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ गए तो बन गया किडनी। अरे क्या बन गई? किडनी। जब बहुत सारे सेल आपस में मिल गए, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया तो वो क्या बन गया? किडनी। उसी प्रकार से दिल हो सकता है, हार्ट हो सकता है, हृदय हो सकता है, हाथ, पैर, नाक, कान, जितने भी हमारा पूरा पूरा शरीर है वो किससे बना है? वो बना है कोशिकाओं से, सेल से। देखिए, अब सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने मतलब कभी देखा होगा, कभी 12th क्लास में या 10th क्लास में सेल स्ट्रक्चर आता ही है, कोशिका की संरचना। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस प्रकार की सेल होती है और इसमें अलग अलग प्रकार के इसमें भी अंग होते हैं। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ठीक है, लवक, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार के जितने भी इसमें अंग पाए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, इस सेल के अंदर होता है, अब इस सेल के अंदर मैंने अभी जितने भी आपको अंग बताए हैं इसके, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इसके अलावा जो सेल में द्रव पाया जाता है, क्या पाया जाता है? द्रव, लिक्विड। मतलब कि जो पूरी सेल होती है उसमें केवल अंग ही नहीं होते हैं, उसमें खाली जगह होती है और इस खाली जगह में भरा रहता है द्रव। क्या भरा रहता है? द्रव, लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो लिक्विड होता है इसी के कारण क्या होता है? ये सेल फूली फूली रहती है। फूली फूली मतलब कि जो होती है एक स्ट्रक्चर में रहती है, इसका शेप रहता है। अगर मान के चलिए कि इससे पूरा द्रव में निकाल लूँ तो कोशिका क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, यानी कि पिचक जाएगी। श्रिंक का मतलब होता है पिचकना। जब सेल में से मैं पानी निकाल लूँगा तो वो सेल में क्या हो जाएगा? पानी की कमी होने से वो जो सेल है वो क्या हो जाएगी? श्रिंक, यानी कि पिचक जाएगी। और अगर ये सेल श्रिंक हो गई तो पशु का जो है वो शरीर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस सेल में द्रव का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
और ये जो द्रव होता है, ये द्रव का उसमें रहना या उससे बाहर निकलना या उसका अंदर आना किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है परासरण दाब पे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखते हैं। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मिनरल न्यूट्रिएंट, ये खनिज लवण या तत्व जो है वो इसको बना करके रखते हैं। ये देखिए लिखा ना, और बॉडी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब कि द्रव, द्रव का ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखते हैं, जिससे कि पशु के शरीर में जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उसमें द्रव अपनी जगह पर रहता है, उससे द्रव बाहर नहीं निकलता है या फिर एक्स्ट्रा द्रव अंदर नहीं घुस पाता है। इसी को कहते हैं हम लोग परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कौन बना के रखता है? मिनरल न्यूट्रिएंट। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट देख लिए हैं। जल्दी से 1 मिनट में इसको देखिए, कौन कौन से पॉइंट देखे हम लोगों ने। पढ़ लिया? तो अब हम लोग जो है जल्दी से इसका 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या बताया है? 3 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? अगर पशु दूध उत्पादन कर रहा है तो उसमें खनिज लवण का नुकसान होगा। उन्हीं खनिज लवण का नुकसान की भरपाई करने के लिए हमको अलग से खनिज लवण देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध में 1% खनिज लवण होते हैं। अगला क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग जैसे कि हड्डी, दांत, सींग, खुर आदि अंग बनाने के लिए भी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। खनिज लवण क्या करते हैं? बॉडी का परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बना करके रखते हैं। ये होते हैं इसके 3 कार्य। चलिए, तो आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अब हम लोग जो है वो किसी अन्य क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास हमारी बहुत ही रोचक होने वाली है। हम लोग कई सारी चीज़ों को समझेंगे। सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी आपके मन में डाउट है क्लासेस को लेकर, आउट ऑफ द क्लास अपने भविष्य को लेकर, तो आप हमारे संस्था में संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्था का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। मैंने आपको मोबाइल नंबर शुरुआत में दे दिया था, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।